मेजर जनरल बिशंबर दयाल साहब स्टूडियो में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रमित मकोडे सीधे जुड़ रहे हैं इस वक्त अमेरिका से, अध्यक्ष हैं ये GCF के यूएसए में। हमारे साथ ईरानी विशेषज्ञ इस वक्त जुड़ रहे हैं, इनका नाम है MH सूरतवाला। ये ईरान पर हमसे चर्चा करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ दो और मेहमान इस विषय पर जुड़ रहे हैं। बेनी बेनियामिन कुछ देर में जुड़ेंगे। सुशांत सरीन जी सामरिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं और मेजर जनरल बिशंबर दयाल यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ है। रोबिंदर सचदेवा भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। प्रमित मकोडे जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि आप अमेरिका से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुबह वहां पर हो गई है और अब तो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब बोलते हैं उसके बाद पता चल जाता है कि भाई अमेरिका में सुबह हो गई है और भोर होते ही वो जागते हैं और उसके बाद किसी पर हमला करते हैं। नेटो देशों पर गुस्सा उतरा है उनका, कीर स्टार्मर को, और हालांकि कुछ दिनों से आजकल फ्रांस के खिलाफ कम बोल रहे थे, लेकिन इमैनुअल मैक्रों और कीर स्टार्मर पर फिर गुस्सा निकला है। लेकिन ये पीट हेग्सेट पर आते हैं क्योंकि असल बात तो वही मायने रखती है जो सेना वहां कर रही है। पीट हेग्सेट इससे पहले भी बोल चुके हैं कि हम ईरान को झुकाएंगे, बातचीत की ताकत से नहीं, बॉम्ब की ताकत से। अब वो कह रहे हैं अमेरिका के पास कई विकल्प है और हमने देखा है कैसे UN के एक मेंबर ये कहकर रिजाइन कर रहे हैं कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल अमेरिका करना चाहता है ईरान पर। नहीं मैडम, आपको क्या लग रहा है, ये भी एक विकल्प है? प्रमित जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। जैसे आपने कहा कि पीट हेग्सेट जी जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने बहुत क्लियरली बात कही है कि जैसे अमेरिका ने अब 11,000 से ज्यादा फ्लाइट्स ईरान के ऊपर से गुजरी है, हमारे फाइटर प्लेन्स की। हजार स्ट्राइक्स, बहुत ही प्रिसीजन स्ट्राइक्स हुए हैं और पूर्ण रूप से ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज तहस नहस हो गई हैं। जो शुरू में उनके जो ड्रोन्स और मिसाइल अटैक्स थे वो 90% कम हुए हैं। उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो लीडरशिप है ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। फर्स्ट रिजीम जो थी खुमैनी आपकी, वो पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। सेकंड जो पूरा एक लेयर आई थी उसमें से भी काफी लोग हाथ हुए हैं और कुछ इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। तो अभी अमेरिका का बहुत ही जबरदस्त अपर हैंड है। और जो आपने नेटो की बात कही, देखिए गुस्सा नेटो पे होना स्वाभाविक भी है। आज यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में अमेरिका एक तरफा यूक्रेन और नेटो के साथ खड़ा है। अब आप सोचिए, अगर नेटो की लड़ाई जो यूक्रेन में हो रही है उसमें अगर अमेरिका हाथ खींच ले, इफ अमेरिका सेज कि मैं नेटो का साथ नहीं दूंगा और यूक्रेन में लड़ाई नहीं लड़ूंगा, तो रशिया और यूक्रेन चंद दिनों में ही खत्म हो जाएगा एंड नेटो विल बी एन अ वेरी बिग लॉस एंड इन रिसीविंग एंड। तो नेटो का भी ये कहना कि हम आपको कुछ मदद नहीं करेंगे, ये उनके लिए भी एक तरह से बहुत ही निगेटिव सिद्ध हो सकता है। तीसरी बात आपने कही कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जब भी उठते हैं तो कोई नई बात कहते हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा। देखिए उनकी टैक्टिक्स में बार बार कहता हूं, ही इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल लीडर। वो अपोनेंट को कंफ्यूज करना रखते हैं, अपोनेंट्स को किसी भी प्रकार की लीड नहीं देते हैं। लेकिन उनका जो एंड गोल है कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका इंटरेस्ट फर्स्ट, और पूरी दुनिया को ये ईरान के ब्लैकमेल से मुक्त करना, पूरी दुनिया को ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट से मुक्त करना और मैरीटाइम चोक पॉइंट के जो ब्लैकमेल कर रहे हैं उसको भी खत्म करना। और मेन थिंग है कि हमारे अलाइज जो हैं, आज जो हमारे इजराइल है और बाकी तमाम देश है जो अलाइज हैं, उनको एक अमेरिका पे अब विश्वास बढ़ा है और ब्रिक्स और चाइना को भी ताकत काफी कम हुई है। और इस पे मैं और आगे कहना चाहूंगा कि कैसे एक ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि इस युद्ध के तरीके से आज दुनिया को दिखाया गया है कि ब्रिक्स का ब्लॉक जो एंटी अमेरिका एक तरह से एस्टेब्लिश हो गया था और वो अमेरिका की डॉलर की डोमिनेंस को कम करना चाहता था, मिलिट्री डोमिनेंस को खत्म करना चाहता था, उसको बहुत ही बड़ा आघात हुआ है। और लोगों का ब्रिक्स पे विश्वास नहीं है क्योंकि ईरान वाज ऑफिशियली पार्ट ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स केवल 5-6 देश नहीं थे, ईरान बिकेम ऑफिशियली पार्ट ऑफ ब्रिक्स। और ईरान को प्रमित जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी आपसे कि अच्छी बात है, आप भारतीय हैं, आप विदेश में रहते हैं और आप अध्यक्ष भी हैं किसी एसोसिएशन के, लेकिन ब्रिक्स में भारत भी है और उस ब्रिक्स को आप अंडरमाइन करके पता नहीं कौन सा गोल अचीव कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके लिए अमेरिका आपका देश होगा। लेकिन थोड़ा सा दायरे में रहकर आदमी चर्चा करे तो अच्छा है कि अमेरिका को क्या फायदा, क्या नुकसान हो रहा है। अभी तक तो आप कह रहे हैं कि वो कंफ्यूज नहीं है, लेकिन भाई अमेरिकी जनता को तो कंफ्यूज कर रहे हैं। रिजीम चेंज चाह रहे थे ईरान में और अमेरिका में लोग सड़कों पर निकल गए उनको बदलने के लिए, उनके खिलाफ गुस्सा कर रहे हैं, नो किंग्स आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो फैक्टर इन में लौट रही हूँ आपके पास। सूरतवाला जी, आखिर चाह क्या रहा है ईरान? मतलब हमने देखा है, क्यों आपको क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बातचीत की टेबल पर जाकर इस युद्ध को खत्म करने में ही, मतलब आपको नहीं, मेरा मतलब है ईरान को,
ये जी, बात जी, समझ नहीं बिल्कुल। आ रही है कि भाई उनको बातचीत के टेबल पर जाके ही आप युद्ध को खत्म कर सकते हैं, ऐसे लंबा खींचकर। और कौन सा मतलब अल्टीमेटली कौन सा आपको वो ताकत दिखाना है कि भाई अमेरिका से जितना टकराना था टकरा लिए, बातचीत करके खत्म कीजिए। क्योंकि आखिरकार तो आप यही कह रहे हैं ना भाई कि हमें पैसा दो, हमारा युद्ध में जितना नुकसान हुआ है हमें पैसा दो। अरे जब पैसा ही लेना है तो सीधे लीजिए, खत्म कीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके दर्शकों को भी आदाब अर्ज करता हूं। बहुत अच्छा सवाल है कि क्यों बातचीत फौरन ईरान नहीं करना चाहता है। ईरान के दो तजुर्बे हैं अंजना जी। जून के महीने में बातचीत के दरमियान में अमेरिका ने इनके ऊपर हमला किया है। एक दिन पहले उनके मिनिस्टर्स ऑफिशियल आकर ये कहते हैं कि हम लोग की गुफ्तगू नतीजे तक के पहुंच रही है, और दूसरे दिन अचानक हमला हो जाता है। इस बार भी 28 फरवरी को ईरान ने, इसके बावजूद कि एक मरतबा उसको ये तजुर्बा हो चुका था कि बातचीत के दरमियान में जब वो चाहता है कि बातचीत के जरिए से नतीजे तक के पहुंचा जाए और जंग को रोका जाए, फिर ईरान ने दूसरी बार भी इनके साथ बातचीत को शुरू किया और फरवरी में भी ये हमला हो गया है। कोई भी अक्लमंद इंसान जब ये दो तजुर्बों को अपने सामने रखेगा, मैं अभी ईरान के मीडिया, ईरान के एक्सपर्ट्स और ऑफिशियल्स की बात तो बाद में कोट करूंगा जो वो कहते हैं, लेकिन एक अक्लमंद होने के हिसाब से, थोड़ा भी समझदार होने के हिसाब से, अगर दो मर्तबा इस तरह से किसी के साथ हो गया है कि उनको टेबल पर बुलाया गया और टेबल पर बुलाने के बाद अचानक उन पर हमला किया जाता है और उनके बेगुनाह शहरियों के साथ साथ में उनके लीडर को भी मारा जाता है, तो अब इस मर्तबा, तीसरी मर्तबा अगर फिर कहता है कि बातचीत के लिए आओ, तो सबको ये पता है कि ये एक मखौटा है और ये एक धोखा है, और ये धोखे से बचने के लिए और एक मर्तबा फिर धोखा खाने से बचने के लिए ईरान कहता है कि हमारा तजुर्बा हमको बातचीत की अब इजाजत नहीं लेकिन देता है। अक्लमंदी तो जनरल दयाल इस बात में भी दिखती है ना। इसके बाद में सुशांत जी फौरन आ रही हूँ कि आप मतलब एक सेकंड इराक वाली हालत ना कर लें अपनी। देखिए, और अगर ये लड़ाई बढ़ेगी, क्योंकि जो तेवर इस वक्त दिख रहे हैं, बिल्कुल। और एक बात सुनिए, देखिए अमेरिका अपने यहां से इतना सिकुड़ नहीं जाना चाहता कि वो बिल्कुल खत्म हो जाए उसकी, उससे आज सब अलग होना चाहते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप खाली हाथ चले गए तो वो फिर अमेरिका का, देखिए एक तरफ अस्तित्व और की लड़ाई का सवाल है, अमेरिका का भी तो अस्तित्व अगर उसको लगा कि खत्म हो गया दुनिया में, आपकी कोई मानेगा ही नहीं। आपके यूरोपियन कंट्रीज अगर कल चाइना के पास चले गए तो मैं सोचता हूं जैसे ओकिनावा के बाद एक भयंकर रूप देखने को मिला था अमेरिका का, ये ईरान की मुझे सबसे बड़ी चिंता यह कि कहीं ऐसा रूप ईरान को ना देखने को मिले, क्योंकि अमेरिका किसी हद तक भी जाएगा डिस्ट्रक्शन के लिए। वो यहां से अपने वॉर एम्स बेशक पूरे कंप्लीट नहीं, अगर 50% भी नहीं हुए और अगर उसको सिकुड़ना पड़ा दुनिया से, और उसको जैसे ब्रिटिश अंपायर सिकुड़ गई थी अपना जब ये सुएज कनाल के बाद, ऐसा अमेरिका अगर नहीं होने देगा। आज अमेरिका उस मैं सोचता हूं उस मोड़ पर खड़ा है कि या तो इसके बाद अमेरिका का दुनिया में जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा, या अमेरिका दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखेगा। अमेरिकन मेनलैंड को तो कभी भी खतरा नहीं था, अमेरिका तो दुनिया में अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहा है, और अगर उस वर्चस्व ही खत्म हो गया तो फिर अमेरिका की क्या से है। तो ईरान को सोचना है कि उसका कितना नुकसान हो रहा है। अमेरिका का तो सिर्फ इकोनॉमिक नुकसान है, अमेरिका का तो सिर्फ कुछ उसका मिलिट्री लॉस है, लेकिन ईरान के तो पूरे के पूरे ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी पूरी की पूरे उसका पूरा लॉस है। तो एक रास्ता निकालना पड़ेगा, ईरान को क्लाइम डाउन करना पड़ेगा। और बेशक आप माने चाहे नहीं माने, अमेरिका यहां से इस हालत में नहीं जाएगा कि आप हॉर्मुज स्टेट पर टैक्स लगा दें। आप हॉर्मुज स्टेट में देखिए, मैं वो हूं जो विरोध करता हूं, जो अमेरिका ने किया है उसका मैं बिल्कुल विरोध करता हूं, जो इजराइल करा उसका बिल्कुल विरोधी हूं, बिल्कुल तबाही कर दी दुनिया में। लेकिन ईरान को भी समझना पड़ेगा कि आप इसको इतना लंबा नहीं खींच सकते कि आप हॉर्मुज पे टैक्स लगाने लग जाओ, तो फिर तो आपकी डिस्ट्रक्शन लिखी हुई है। और जो ये कह रहे हैं अमेरिका, और आजकल जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं ना, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड है अंजना, इस ट्रांसपेरेंट लड़ाई में चाइना बाइडू के थ्रू उसकी मदद कर रहा है, तो कैसे कंफ्यूज करे डिसीजन मेकर्स को। तो तरह तरह की स्टेटमेंट्स हैं टू कंफ्यूज द डिसीजन मेकर। सुशांत सरीन जी, आप सहमत हैं जनरल दयाल से जो वो कह रहे हैं कि अमेरिका इतनी आसानी से, मतलब कि भाई हॉर्मुज पर भी इसका कब्जा बना रहे, ये टोल भी वसूलता रहे ईरान। हो सकता है ईरान आज बहुत देशों के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हीरो बना हुआ है कि भाई एक देश जो सीधा मुकाबला कर रहा है, दे स्टैंडिंग देयर ग्राउंड, लगातार लड़ भी रहे हैं और मुंह पर भी कब्जा कर लिया, अमेरिका के नाक में दम कर दिया है। लेकिन ये सस्टेनेबल है क्या? और नहीं, देखिए मैं की कुछ बातों से सहमत हूं, कुछ पर शायद मेरा एक विवाद होगा उनके साथ। पहली बात तो ये है कि हम आजादी पर क्या कीमत लगाएं।
जो अमेरिका ईरान से मांग रहा है उसके बाद क्या है ईरान अपनी प्रभुसत्ता बचा करके रख सकता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है वो तो डोनाल्ड ट्रम्प अभी हमको बताया जा रहा था कि बड़े अनप्रिडिक्टेबल है। मुझे तो अनप्रिडिक्टेबल नहीं लग रहे अब, मुझे तो अनहिंज्ड लग रहे हैं, असंतुलित लग रहे हैं।